Bismillahirrahmanirrahim. Today we start our topic cytoplasm and organelles. You can also pronounce it organelle. Cytoplasm. The living contents of eukaryote cells are divided into nucleus and cytoplasm. These two together known as protoplasm. जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि cell is the basic structure and unit of the body. And in the cell there are many organs like nucleus, cytoplasm, mitochondria, Golgi bodies, and so on. But now our topic is cytoplasm and organs. So the living content of eukaryote cells, like those cells which have nucleus, they are called as eukaryotic cells. The two organs together is formed as cytoplasm. So we are discussing about the साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म किससे मिलके बनता है? तो साइटोप्लाज्म को अगर हम डिवाइडेड करें तो साइटोप्लाज्म हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है. जैसे मैंने आपको बताया था कि उस दिन हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को कन्वे करने के लिए. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. तो साइटोप्लाज्म एक ऐसा मीडियम है उस सेल बॉडी का कि जो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. लाइक जितने भी इसके अंदर के ऑर्गेनल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं और उनकी मूवमेंट डिपेंड करती है साइटोप्लाज्म के ऊपर. बिकॉज साइटोप्लाज्म उन्हें कन्वे करता है कि उनको सपोर्ट करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें. ठीक है. इट इज़ अ लिक्विड सब्सटेंस लाइंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में और न्यूक्लियस के बाहर, हम ये कह सकते हैं कि इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, दोनों के दरमियान में जो एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें वाटर भी है, जिसमें अदर आपके जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो भी हैं. तो वो साइटोप्लाज्म और क्रिएट करते हैं उसकी मेंटेनेंस को. ठीक है. तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में होता है. The cytoplasm is a mixture of organic and inorganic materials and form a solution having all fundamental molecules of life. तो अभी मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है और ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसमें आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी इसमें होते हैं. अब द क्वेश्चन अराइजेस के ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? अगर आप केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट काम करता है. कि कार्बन एक्ट्स एज एन एसेंशियल एलिमेंट. ठीक है. द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन. कार्बन के अलावा उनमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं तो उन्हें हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहते हैं. तो साइटोप्लाज्म जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है वो तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बनता है. और इसके अलावा इसके अंदर जितने भी फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फंडामेंटल होता है वो बेसिक मॉलिक्यूल्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं. तो ये वो वाले तमाम के तमाम फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपके अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं और सॉल्ट्स हैं. ये तमाम के तमाम इसमें साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं. ठीक है. तो मैंने आपको क्या बताया कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के एक ऐसा कॉन्स्टेंट है सेल का जो कि यहाँ पे एज अ मटीरियल काम करता है और जो कि यहाँ पर एज अ मीडियम काम करता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में होता है. ठीक है.
इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस से बाहर होता है, लेकिन वो घूम रहा यहीं पर होता है और उसके अंदर जितने भी सेल के बॉडी के बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो उसके अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं। किससे मिलके बनता है? साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ मिलके बनता है। उसके अलावा इसमें जितने भी आपके फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं या फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें आपके अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, आपके विटामिन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जो कि गैस डिजॉल्व होते हैं। The soluble part of the cytoplasm is called as cytosol, which is about 90% water. The small amount and ions from the true solution and large molecules form colloidal solution. आपके पेज नंबर 22 पर एक डायग्राम दी गई है, आप उसको देखें। इसे हम कहते हैं colloidal solution। अब कह रहे हैं कि वो सॉल्युबल, अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में आपको पहले डिफरेंस पता हो कि सॉल्युबल क्या होता है और इनसॉल्युबल क्या होता है। सॉल्युबल एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और इनसॉल्युबल वो होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। अब जो इनसॉल्युबल पार्ट जो है साइटोप्लाज्म में, दिस इज़ कॉल्ड एज सॉल्युबल पार्ट, और वो सॉल्युबल पार्ट जो आपका है वो कहलाता है साइटोसोल। साइटोसोल, दैट पार्ट portion is called as the cytosol, which have approximately 90% water, which has approximately 90% of water and small amount of ions। अब ऐसा solution जिसमें water हो और small amount of ions, small amount of ions, ये इनसे मिलके बनता है जो कि एक soluble पार्ट है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो 90% ऑफ वाटर और स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको इन्होंने नेक्स्ट पेज पर एक डायग्राम दिखाया है जिसमें इन्होंने आपको यहाँ पर शो करवाया है कि दीज आर लाइक दिस। इसमें और इसको दे सेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल का मतलब होता है कंबाइन हो जाना। ठीक है, इसमें इस सोल्यूशन में जो आपका ऊपर का है पोर्शन ग्लास में, दैट इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन एंड द लोअर पार्ट इज़ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं हैं, जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जब आपका ये बनता है कोलाइडल जेल तो इसमें ऊपर का हिस्सा आपको ऐसे वाटरी सा नज़र आ रहा है, तो वो आपसे यही डिफाइन कर रहा है कि उसमें 90% ऑफ वाटर है और स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस, और स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस इसमें मौजूद हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है। सेम इसी तरह ये साइटोप्लाज्म में आपको बता रहा है कि कुछ ऑर्गेनल्स इसी तरह से हैं जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ परसेंटेज उसमें है वो पानी की है, और पानी के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी मौजूद हैं। The colloidal solution may be in the form of a non-viscous और gel viscous part। अब ये विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी ये होती है कि हमारे जो भी कह रहे मिक्सचर होते हैं जो कि थोड़े विस्कस होते हैं, यानी थिक, लाइक हनी, शहद। अब शहद क्या है कि इट इज़ अ विस्कस, जब आप उसे एक स्पून में डालते हैं और आप ऐसे करते हैं तो वो एक लेयर सी बना के नीचे उतरता है। मीन्स कि वो लेयर जो उसकी होती है दैट इज़ अ विस्कोसिटी, दैट इज़ द विस्कसनेस। लेकिन पानी को जब आप डालते हैं तो इट इज़ द फ्लो, वो एक फ्लो होता है। तो डिफरेंस क्या आ गया कि विस्कस और नॉन विस्कस में, कि यहाँ पर ये जो आपका साइटोप्लाज्म है कभी इसकी क्वांटिटी विस्कस हो जाती है, यानी कभी ये थिक हो जाता है, एंड कभी ये नॉन विस्कस हो जाता है, लाइक कभी ये बिल्कुल भी थिक नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ वाटर पे, कि जितना हम इनटेक ऑफ वाटर ज़्यादा करते हैं उतने हम एक्टिव रहते हैं। और एक्टिव कैसे रहते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स उतने ही ज़्यादा एक्टिवनेस शो करवाते हैं, हमारे अंदर काम करने की जो सलाहियत होती है, जो वर्क डन होता है वो हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम आ गए साइटोप्लाज्म पे। होप आपको साइटोप्लाज्म समझ आ गया होगा। साइटोप्लाज्म के ऑर्गन्स के ऊपर आते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब इसमें कितने ऑर्गन्स हैं और वो क्या काम करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर बॉडीज विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज नंबर 1
ER stands for endoplasmic reticulum. Then ribosomes. Number 3, Golgi bodies. Number 4, माइट्रोकॉन्ड्रिया. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले लेक्चर में भी. देन प्लास्टिड, देन सेंट्रियोल्स एंड लाइसोसोम्स. एंड नंबर 7, lysosomes. So guys, these are the organelles of cytoplasm. एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको बताया सेल. मैं एक इसका सीक्वेंस डायग्राम आपको ड्रॉ करके देना चाह रही थी. देखते हैं. दीज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेल बॉडीज. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स? These all organelles perform specific functions. अब जैसे है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स एंड लाइसोसोम्स. ये तमाम के तमाम वो ऑर्गेनल्स हैं जो आपकी सेल में मौजूद होते हैं. ठीक है, और इनका काम क्या है? हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम होता है बॉडी में, जिसको उसने मेंटेन करना होता है. लाइक अगर आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये ऑल पार्ट्स जो हैं, ये ऑर्गन्स जो हैं, ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इसी तरीके से जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल में भी अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि हर एक पार्ट, कोई भी एक ऐसा पार्ट हमारी बॉडी में नहीं है जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन ना हो. तो हर चीज़ अपना एक काम अपने टाइम पर परफॉर्म कर रही है. लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उसका काम क्या है कि वो सेल को मेंटेनेंस भी देता है. राइबोसोम्स की बात करें, उसका अपना फंक्शन है. गोल्जी बॉडीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, स्टोरेज पार्टिकल यानी स्टोरेज करता है. प्लास्टिड्स भी हैं, सेंट्रियोल्स भी हैं, लाइसोसोम्स भी हैं. सेल डिवीजन भी इसी से होती है, न्यूक्लियस भी इसी से होता है. और मेन पार्ट ही इसका अगर आप देखें तो इसका एक पार्ट ही आपका न्यूक्लियस है, जो कि पूरे सेल को क्या करता है, पूरे सेल के ऊपर उसका एक होल्ड होता है कि पूरे सेल के फंक्शंस को जितने भी एक्टिवनेस करनी है वो वही करते हैं. एक एक पार्ट को पढ़ते हैं. द साइटोप्लाज्म सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल मटेरियल, केमिकल्स, एग्जाम्पल ग्लाइकोजन इन लिवर सेल्स. ठीक है, अब फंक्शन किसका बता रहा है वो आपको? सबका, कि हर एक चीज़ जो साइटोप्लाज्म में है और एक्चुअल जो साइटोप्लाज्म खुद है उसका फंक्शन ये है कि वो एक स्टोर हाउस है. वो अपने अंदर तमाम वो मटेरियल्स स्टोर कर लेता है, केमिकल्स स्टोर कर लेता है, जिसको वो बाद में ग्लाइकोजन बनाता है. कहाँ? आपके लिवर में. फिर साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सर्टन मेटाबॉलिक पाथवेज देते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है. मेंटेन्स द सेल शेप. साइटोप्लाज्म का काम ही ये है कि वो सेल को शेप देता है. जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, वो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है कि वो एक अपनी शेप में रहे. तो अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो मास है वो हमारा रोटेट होता रहेगा. तो इसलिए उसका जो है स्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसी तरह से साइटोप्लाज्म जो है वो सेल को एक शेप देता है. ठीक है. देन the cytoplasm in this not maintains the shape of the cell but also helps in the movement of organs. और ना सिर्फ ये वो शेप देता है बल्कि ये ऑर्गन्स की मूवमेंट को भी मेंटेन करता है. तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो मैंने आपको पूरा बता दिया कि हमारा जो पूरा टॉपिक है वो क्या था? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का भी आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया कि साइटोप्लाज्म क्या है. साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के सेंटर में होता है. जेली लाइक सब्सटेंस होता है. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक
मटेरियल से मिलके बनता है। उसके अलावा कुछ इसके अंदर फंडामेंटल एलिमेंट्स जिसमें अमाइनो एसिड्स हैं, आपके फैटी एसिड्स हैं, ये सारे मौजूद होते हैं। और उसके बाद हम जब इसके ऑर्गन्स पर आए तो हमने देखा कि इसके ये बेसिक ऑर्गन्स हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम एंड न्यूक्लियस। तो ये आपके तमाम के तमाम लेक्चर आज का आपका एंड होता है यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।